हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको पता है लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान को कौन बनाता है और लेसन प्लान को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, यानी कि आज क्लास आपके लिए शानदार होने वाली है। आज क्लास में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ठीक है, और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा कि आखिरकार लेसन प्लान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या दिक्कत आई हमारे सामने, क्या हमने प्रॉब्लम को फेस किया कि आखिरकार हमें लेसन प्लान की जरूरत पड़ी। ओके, तो सारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि लेसन प्लान आखिरकार होता क्या है, इससे कौन बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको बनाने के तरीके क्या है, मेथड क्या है। और आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा, WIM। ओके, एक आपको चीज यहाँ पे दिखाई रहा है WIM। यार आखिरकार ये होता क्या है WIM? हमें तो पता है, पर यह स्टोरी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो हमारे दिमाग की जो बत्ती है गुल है, क्या है, गुल है। तो मैं चाहता हूं कि 440 वोल्ट का करंट अगर आपको लगे तो आप क्या करोगे? तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, बहुत स्पीड, हमारी जो स्पीड रहने वाली बहुत अच्छी रहने वाली है। और आज हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, कुछ तूफानी करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। यानी कि क्या होता है, कभी कभी देखो होता है क्या है कि हम बहुत चीजें पढ़ते हैं पर हम कहीं ना कहीं तरह से डाउट में रहते हैं यार कि लेसन प्लान कौन बनाता है, डेमो प्लान कौन बनाता है, इन्फॉर्मेशन सीट होता है क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज क्लास लेने के बाद आपके दिमाग से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टेंशन है, ये जो कंफ्यूजन है, मैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक इसको शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, जितने भी आपके ग्रुप्स है, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, हर किसी को शेयर कर दो कि अगला जो 40 मिनट आपका है बहुत ही ज्यादा आपके जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आप बहुत चीजें सीखोगे भाई, आप इसमें बहुत नई नई चीजें सीखोगे। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें जानने से पहले यहाँ पे दोबारा मैं रिमाइंड चलता हूँ, हमें लेसन प्लान जानने से पहले हमें पता होना चाहिए WIM, क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी है। ठीक है, लेसन प्लान के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आप स्टोरी समझ गए तो लेसन प्लान आप उंगलियों पे कर ले जाओगे। ठीक है, आंख बंद करते ही कर ले जाओगे। पर इसको स्टोरी को जानने से पहले हमें जानना है WIM के बारे में कि WIM होता है क्या है। ओके, तो WIM का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, देखो होता है क्या। WIM का फुल फॉर्म होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ओके, ये क्या होता है आपका, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? जिसको समझ में आ रहा है फटाफट लाइक करो। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि WIM में W का फुल फॉर्म क्या है, I का फुल फॉर्म क्या है, और M का फुल फॉर्म क्या है। तो यह क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ आपको, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है आपका, यानी जो रिसोर्स मटेरियल है, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। ओके, और यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है, क्या मेंशन है आपका यहाँ पे कि जो वेकेशनल ट्रेनिंग है, वेकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्टर जो है आपका, उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस। ओके, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए उसको, वेकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम में क्या करना है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो कुछ मटेरियल को प्रोड्यूस करना उसे आना चाहिए। कौन सी मटेरियल है? तो है आपका WIM। ओके, और तीसरे नंबर पे क्या है, ये क्या है आपका, कैसी मटेरियल आपकी, ये जो मटेरियल है WIM कैसा है आपका, ये आपके रिटर्न के फॉर्म में, कैसा आपका, ये रिटर्न के फॉर्म में एक तरह से कॉपी मटेरियल है। कैसा है आपका, कॉपी मटेरियल है, जो कि एक इंस्ट्रक्टर के काम में आता है। अब मैं क्या क्या करता हूँ, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप स्टोरी समझ गए, अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझ लिया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि लेसन प्लान होता क्या है, WIM होता क्या है, और बनाता कौन है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनना है। तो इससे पहले यहाँ पे आते हैं, देखो हुआ क्या था, स्टोरी ध्यान से सुनना। एक्चुअली हुआ क्या कि जो आपके टीचर थे, आपके इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने ये देखा, वो चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेनिज है, जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, इनको एक परफेक्ट तरीके से पढ़ाया जाए। इनके इनको क्या किया जाए, एक परफेक्ट तरीके से पढ़ाया जाए, यानी कि एक प्रॉपर टाइम में इनको पढ़ाया जाए, एक ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जो रिटर्न के फॉर्म में हो। इसके वजह से हमारी टाइम सेविंग हो सकता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस हो, और पढ़ाने का एक तरीका ऐसा हो कि बच्चों को समझ में आ जाए। ओके, यानी क्या था, टाइम मैनेजमेंट था, यहाँ पे अपना टॉपिक को सेव करना था, सीक्वेंस प्रॉपर ध्यान रखना था, और बच्चों को कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को गेन करा सको, मैक्सिमम समझा सको।
तो टीचर ने ये देखा यार ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है किताबें हमारी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही थी भाई? कि जो हमारी किताबें हैं इनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस अगर देखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं हो पाता है। ओके, अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि आपको ये कंटेंट आपको 10 मिनट में खत्म करना है, तो आप एक तरह से डिसाइड नहीं कर पाते हो किताब से कि यार मैं कौन सा कंटेंट पढ़ाऊं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ पे दी एंड करूं। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमने क्या देखा कि हमारे अलग अलग ब्रांच है, हर ब्रांच में अलग अलग किताबें हैं, और ये जो किताबें हैं ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं कर पाती। तो आपके टीचर ने क्या किया, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जो रिटर्न के फॉर्म में था। ठीक है, समझने की कोशिश करो। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जो रिटर्न के फॉर्म में था। अब रिटर्न में होने से फायदा क्या हुआ, टीचर एक क्लास को पढ़ाने के बाद रिटर्न के फॉर्म में है तो इसको अगले क्लास में पढ़ा सकता है, चाहे सेकेंड शिफ्ट में पढ़ा सकता है, क्योंकि रिटर्न के फॉर्म में इससे टाइम भी सेविंग होगा, और ये एक तरह से अगले क्लास में चाहे अगले पीरियड में इसको अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आपके टीचर ने क्या बना दिया, WIM, यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। और उसने सोचा ये जो मटेरियल बना रहा हूँ, एक तो मैं अपने लिए बनाऊं, और साथ ही साथ एक किसके लिए बनाऊं, जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग है, इनके लिए भी कुछ मटेरियल मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर दूं। ओके, तो यहाँ पर जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये दो टाइप के उन्होंने बनाया। जो आपके इंस्ट्रक्टर ने रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो टाइप के थे वो। कौन कौन थे? एक था आपका टीचिंग मटेरियल, और दूसरा था लर्निंग मटेरियल। एक क्या था, टीचिंग मटेरियल, दूसरा था लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए, ओके, जबकि लर्निंग मटेरियल ट्रेनिंग्स के यूज के लिए, यानी कि आपके यूज के लिए बनाया गया। ये अपने पर्सनल यूज के लिए टीचर ने बनाया, और ये ट्रेनिंग्स के यूज के लिए बनाया। कॉन्सेप्ट समझना, ये किसने बनाया, आपके इंस्ट्रक्टर ने। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है टीचिंग मटेरियल, और दूसरा होता है लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, जिससे उनके टीचिंग प्रोसेस जो और बेटर हो सके। और लर्निंग मटेरियल बनाया गया ट्रेनर्स के लिए, जैसे उनकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो और सुधारा जा सके। समझ में आ रहा? यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस बेस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस बेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं वही चीज आपका जो मैंने अभी आपको बताया, कि जो टीचिंग मटेरियल है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। और किसकी सहायता करता है, किसे असिस्ट करता है आपका, तो ये आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, बेटर करता है। ओके, टीचिंग मटेरियल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया। और इससे फायदा क्या होता है, ये आपकी टीचिंग को और लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, बेस्ट बनाता है, और एक तरह से अच्छा बनाता है, बेटर बनाता है। जबकि जो लर्निंग मटेरियल है ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है, इंस्ट्रक्टर के द्वारा। क्यों भाई, ये इंस्ट्रक्टर द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसने क्या बनाया, उसने WIM बनाया। और WIM दो टाइप के थे, टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल। इससे फायदा क्या हुआ, इससे जो ट्रेनिज है उनका जो लर्निंग प्रोसेस है और बेस्ट हो गया। समझ में आ रहा सभी को? समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में मैसेज फटाफट करते रहो। तो ये है आपका टीचिंग मटेरियल, और ये है लर्निंग मटेरियल। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया था मैंने, कि बहुत सी प्रॉब्लम थी, टाइम सेविंग हो गया, एक प्रॉपर सीक्वेंस, इस कंटेंट को मुझे इतने टाइम में कवर करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत से प्रॉब्लम थे, इस प्रॉब्लम को दूर किसके द्वारा किया गया, WIM के द्वारा। ये आपका टीचिंग मटेरियल, इसमें क्या क्या आता है आपको, लेसन प्लान, डेमो प्लान, इंस्ट्रक्शन प्लान, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इंस्ट्रक्शन गाइड। इसके अलावा भी और से चीजें हैं जो किसमें आता है, टीचिंग मटेरियल में। जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ लर्निंग मटेरियल, और इसमें हो जाएगा आपका ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट, जॉब सीट, प्री जॉब चेक सीट, फाइनल जॉब चेक सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट, और डेली वर्क सीट। ओके, हमेशा आपको याद रखना है कि आपको लेसन प्लान के साथ इंफॉर्मेशन सीट यूज करना है, और डेमो प्लान के साथ ऑपरेशन सीट आपको यूज करना होता है। अगर ऑपरेशन सीट नहीं है तो आप वहां पे असाइनमेंट सीट यूज कर सकते हो। ओके, लेसन प्लान थियोरटिकल के लिए होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, जबकि डेमो प्लान क्या होता है आपका, साइकोमोटर डोमेन, यानी कि स्किल या फिर प्रैक्टिकल में आपका चीज आता है आपका। ओके, इससे फायदा क्या हुआ, टीचर ने आपका लेसन प्लान एक क्लास में पढ़ाया। अब देखो, लेसन प्लान में क्या होता है, एक आपका कंटेंट आपको दिया जाता है, एक टॉपिक आपको दिया जाता है, और उस टॉपिक में आपके 4 स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। और ये चार जब सीक्वेंस आप एक तरह से कंप्लीट करते हो, तो सामने वाले बच्चे को क्या होता है, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाता है।
इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी टाइम सेविंग होगी, आपने प्रॉपर सीक्वेंस यूज किया, और जो आपने टाइम फिक्स किया था कि मुझे 30 मिनट के अंदर पढ़ाना है, तो आपका कंटेंट भी पूरा हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम को आपके टीचर ने एनालिसिस किया था, उसको उन्होंने दूर कर दिया। और जो कंटेंट उन्होंने लेसन प्लान में बनाया, उसका जो मेन मेन पॉइंट था, आपने क्या किया, इसको इन्फॉर्मेशन शीट में नोट डाउन कर लिया, इसको चीजों को आपने लिख लिया। जब आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आपने क्या किया, ऑपरेशन सीट को खोला, और जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ था उसको पढ़ के आपने क्या किया, नॉलेज को अपने क्या किया, स्कैनिंग कर लिया आपने, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग कर लिया आपने। तो ये सारे प्रोसेस है जो आपके टीचर के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। आगे देखते हैं इसके अलावा। हाँ, अब देखो होता क्या है कि जब हम एक तरह से लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आपका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, बनाते कैसे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ओके, तो उस ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं, जो पहला वर्ड होता है, जो पहला शब्द होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हम उसमें एक्टिव वर्ड यूज करते हैं। और जो एक्टिव वर्ड है वो आते कहाँ से हैं, ओके, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि जो हम लेसन प्लान में जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम जो एक्टिव वर्ड यूज करते हैं, वो आखिरकार एक्टिव वर्ड आया कहाँ से। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा लेसन प्लान बना लेते हैं, हम यूज भी कर लेते हैं, पर हमें प्रॉपर ये पता नहीं चलता ये जो एक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये आखिरकार आते कहाँ से हैं। तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ओके। उसे समझने से पहले हमें समझना होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो जो आपका 1956 में आया था, ये ओरिजिनल था। और इसके जो नाम थे, ये किस बेस पे थे, तो ये थे आपके नाउन बेस पे। कैसे थे, नाउन बेस पे। अब क्या हुआ, इसको और रिवाइज्ड किया गया, कब किया गया, 2001 में। कब किया गया, 2001 में इसको रिवाइज्ड किया गया। और इसके जो ये नाम जो पहले नाउन हुआ करते थे, अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, तो ये नाम हो गया वर्ब के फॉर्म में हो गए। कैसे हो गए, तो ये हो गया आपके वर्ब के फॉर्म में, यानी कि क्या हो गया, वर्ब के फॉर्म में आ गया। जो पहले नॉलेज था, अब रिमेम्बरिंग हो गया। कंप्रीहेंसिव किस में हो गया, अंडरस्टैंडिंग में। एप्लीकेशन एंड अप्लाइंग में हो गया आपका। यहाँ पे आईएनजी आपका एक तरह से है, यहाँ पे इस इमेज में दिखाई नहीं दे रहा, पर आपको आईएनजी यहाँ पे नोट कर लेना है। एनालिसिस को हमने क्या किया, एनालाइजिंग कर दिया। सिंथेसिस को हम ऊपर लेके गए, और ऊपर ले जाने के बाद हमने इसको मॉडिफाई करके क्रिएट बना दिया। और जो यहाँ पे यूलेशन था, हमने यूलेटिंग कर दिया इसको। तो ये चीज है आपका, ओके। ब्लूम्स बाबा का कहना ये था कि हम अपने टीचिंग को, लर्निंग को बिल्कुल हाई लेवल पे हमें लेके जाना, अपने हमें अपने टीचिंग को और लर्निंग को बिल्कुल बेस्ट करना है। तो बेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हाई लेवल पे जाना है। पर हमें हाई लेवल पे जाने से पहले हमें क्या करना है, लो लेवल को पार करना होगा। अगर आप लो लेवल को आपने पार कर लिया, तो आप हाई लेवल पे चले जाओगे, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपकी टीचिंग होगी, जो आपकी लर्निंग होगी, बिल्कुल बेस्ट होगी। तो पहले जो लो लेवल में कौन कौन से आ जाएंगे, स्टार्टिंग के 3, यानी कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग। और जो हाई लेवल है, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका एनालाइजिंग, यूलेटिंग और क्रिएटिंग, ओके। इसके बारे में हम डिस्कशन पीछे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता है क्या है, हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए 3 चीज होनी चाहिए, हमारे 3 डोमेन है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे कितने डोमेन्स होते हैं, 3 होते हैं टैक्सोनॉमी में। एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव, और तीसरा होता है साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव होता है, ये होता है आपके लेसन प्लान से संबंधित। जो लेसन प्लान हम बड़े पढ़ेंगे, ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपके कॉग्निटिव डोमेन में, ओके। जबकि आपका जो डेमो प्लान है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, डेमो प्लान होता है क्या है, ये किस में आएगा, ये आएगा साइकोमोटर में। किस में आएगा, साइकोमोटर में। तो जो हम एक्टिव वर्ड यूज करेंगे लेसन प्लान में, जो हम एक्टिव वर्ड यूज करेंगे, वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके कॉग्निटिव डोमेन से। कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके कॉग्निटिव डोमेन से। और जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये कैसा बेस है, तो ये आपके नॉलेज बेस पे आधारित है। जो भी हम थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ये सभी के सभी किस में आता है, आपका कॉग्निटिव में आता है। जबकि साइकोमोटर में क्या आता है, जिस चीज को हम प्रैक्टिकली करते हैं, ओके। किसी भी काम को, चाहे मैनुअल हो चाहे मशीन की तरह, जिसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये हमारा किस में आएगा, तो ये आता है साइकोमोटर में, यानी कि स्किल बेस पे आधारित है। अब आपको हम चाहे थ्योरेटिकल पढ़ाएं चाहे प्रैक्टिकल पढ़ाएं, हमें क्या करना होता है, आपको मोटिवेट करना होता है, आपके एटीट्यूड को चेंज करना होता है, आपके बिहेवियर को चेंज करना होता है। तो हम वहां पे यूज करते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि आपकी ये क्या होता है, एटीट्यूड पे बेस होता है, आपके इमोशनल, आपके फीलिंग पे आधारित होता है। तो ये जो 3 चीज है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, टैक्सोनॉमी में।
अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टारगेट आज क्लास में क्या है, लेसन प्लान। तो हम ये देखेंगे कि लेसन प्लान में जो हम एक्टिव वर्ड यूज करते हैं वो आखिरकार आते कहाँ से। तो हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉग्निटिव डोमेन ये आपके मेंटल स्किल पर आधारित है, ठीक है, सोचने पर आधारित है, जबकि अफेक्टिव डोमेन आपके इमोशनल और आपके फीलिंग पर आधारित है, यानी कि आपके एटीट्यूड पे। जबकि साइकोमोटर किस पे आधारित है, तो ये आपके मैनुअल चाहे फिजिकल स्किल पे आधारित है। ओके, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं। जो आपका टैक्सोनॉमी है, यानी कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम्स। तो बेंजामिन ब्लूम्स जो थे, इनका जो मेन फोकस था, इनका मेन फोकस था कॉग्निटिव डोमेन पे। ओके, यहाँ पे फोकस करो। इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? तो था आपके कॉग्निटिव डोमेन पे। यानी कि जो प्राइमरी फोकस था इनका, किस पे फोकस था? तो एक कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस था। इनके अकॉर्डिंग तीन डोमेन थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मेन फोकस किस पे था? तो मेन फोकस था इनका कॉग्निटिव डोमेन पे। ओके, जो कॉग्निटिव डोमेन था उसमें 6 लेवल थे। ओके, कितने लेवल थे? तो इसमें 6 डिफरेंट अलग अलग लेवल थे। कौन कौन से थे? तो पहला था नॉलेज, दूसरा था आपका कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा था एप्लीकेशन, चौथा था आपका एनालिसिस, पांचवा था सिंथेसिस, और जो लास्ट में था ये था आपका इवोल्यूशन। ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जो नीचे लिखा हुआ, ये जो स्टार्टिंग में आया था, जो आपका टेक्सोनोमी स्टार्टिंग में आया था कॉग्निटिव डोमेन का, उसके ये नाम थे। रिवाइज्ड में इसके नाम अलग थे, जिसको आपको मैं बता चुका हूँ। ये देखो, तीन डोमेन थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। और लेवल कितने होते हैं? कॉग्निटिव में आपके 6 लेवल होते हैं, अफेक्टिव में आपके 5 लेवल होते हैं, जबकि साइकोमोटर में कितने लेवल होते हैं? 6 लेवल होते हैं। आप सोच रहे हो यार आखिरकार मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पढ़ाना लेसन प्लान है। तो भाई लेसन प्लान को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमें सीखना होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, एक एक चीज का मतलब आपको पता चल गया कि एक्टिव वर्ड कहाँ से आएंगे, ओके, और इसके अलावा जो लेसन प्लान है आखिरकार क्यों बनाया, किसने बनाया, किसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, अगर आपको पूरी स्टोरी पता चल गई तो आप इजीली तरीके से बता सकते हो। तो आपको याद कैसे करना है? CAP कैप, यहाँ पे देखो CAP कैप। ओके, तो सी मतलब हो गया कॉग्निटिव, ए मतलब हो गया अफेक्टिव, और पी मतलब हो गया साइकोमोटर। और जो इनके लेवल होते हैं, सी मतलब होता है जो इसमें आपके 6 लेवल होते हैं, इसमें 5 और इसमें 6। कैसे याद कर सकते हैं? कैप और 6 5 6। कैसे याद कर सकते हैं? कैप और 6 5 6। तो ऐसे याद कर सकते हो। लेवल कितने हैं? 6 लेवल है, 5 6 5 और 6। और नाम कैसे है उनका? कैप, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ओके, आगे देख लेते हैं। तो ये आपका जो ओरिजिनल था, ये चीज आपका रिवाइज आपके ये नाम है। कभी कोई नाम भी आपसे पूछ लेता है तो आपको नाम पता होना चाहिए, एग्जाम वगैरह में नाम भी पूछ लेता है। अब यहाँ बात करते हैं जो आपका अफेक्टिव डोमेन था, उसमें कितने लेवल थे? तो उसमें आपके 5 लेवल थे। ये आपका जो यूलोटिंग है इसको आप हटा देना, 5 लेवल आपको काउंट कर लेना है। 3 जो 5, हाँ यहाँ पे देखो, इनके जो 5, मैंने अभी क्या बताया आपको, अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल होते हैं। तो ये आपके 5 लेवल है, इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। जबकि जो साइकोमोटर है उसमें आपके 6 लेवल होते हैं, 2 2 4, यहाँ पे 5 जो मेंशन किसी किताब में आपको 5 मिलेगा। पर जो स्टैंडर्ड जो डाटा है उसमें आपके 6 लेवल होते हैं। कितने होते हैं? 6 लेवल होते हैं। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कब करूंगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डेमो प्लान, ठीक है। जब मैं आपके सामने डेमो प्लान लेकर आऊंगा तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर हमारा आज की क्लास में क्या है, लेसन प्लान के बारे में जानना है। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है आपको, कि जो आपका लेसन प्लान है, ठीक है, जो लेसन प्लान है, 3 टाइप के हमारे स्किल थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया। कॉग्निटिव स्किल जिसे बोलते हैं ज्ञान की दस्ता, अफेक्टिव स्किल जिसे बोलते हैं व्यवहार की दस्ता, और साइकोमोटिव स्किल क्या था आपका? कार्य की दस्ता। और जो हमारा मेन फोकस है, किस पे फोकस है? लेसन प्लान पे। किस पे फोकस है? लेसन प्लान पे। और जो हमारा लेसन प्लान है ये किस चीज से रिलेटेड है भाई? ये किस में आएगा? तो ये आता है आपका कॉग्निटिव स्किल में। किस में आता है? ज्ञान की दस्ता में। किस में आता है आपका? कॉग्निटिव स्किल में। अब हम चलते हैं लेसन प्लान पे, आगे चलते हैं। अब देखो, जब हम लेसन प्लान हम जब करेंगे तो जो हमारा वहां पे एक्टिव वर्ड आएगा, वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, हम वहां पे एक्टिव वर्ड यूज करते हैं। तो हमें पता चलना होना चाहिए कौन कौन सा एक्टिव वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे क्या चीज मेंशन था आपका, यहाँ पे देखते हैं। ये जो आपका कॉग्निटिव स्किल है, इसके आपके 6 लेवल होते हैं। और जो 6 लेवल है, जो 6 लेवल है, उनके जो वर्ब हैं
उनके जो एक्टिव वर्ड है, इन्हीं 6 वर्ड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम करते हैं लेसन प्लान में। क्यों भाई? क्योंकि जो लेसन प्लान है ये किस में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में, जबकि जो आपका साइकोमोटर है ये किस में आएगा, डेमो प्लान में। तो जो डेमो प्लान है वहां पे जो हम एक्टिव वर्ड यूज करेंगे वो किसके एक्टिव वर्ड होंगे, तो होंगे आपके साइकोमोटर डोमेन के। किसके होंगे, साइकोमोटर डोमेन के। जबकि लेसन प्लान में जो हम एक्टिव वर्ड यूज करेंगे ये किसके होंगे, तो ये होंगे आपके कॉग्निटिव डोमेन के। और कॉग्निटिव डोमेन जो है इसके आपके 6 लेवल होते हैं। तो चलो देखते हैं भाई। जो पहला लेवल है ये आपका है नॉलेज। इसमें हम कौन कौन सा वर्ब यूज करते हैं भाई, तो यहाँ पे हम एक्टिव वर्ड देखो बहुत सारे यूज करते हैं आपके सामने, पर जो मेन होता है आपका, हम यूज करते हैं डिफाइन, हम यूज करते हैं डिस्क्राइब, हम यूज करते हैं मैच, हम यूज करते हैं नेम, हम यूज करते हैं स्टेट, हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइज या फिर सेलेक्ट या फिर आइडेंटिफाई। ये जो एक्टिव वर्ड हैं ये किसके, नॉलेज के। अभी मैं लास्ट में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा नॉलेज में क्या आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा लेवल होता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के भी बहुत सारे एक्टिव वर्ड होते हैं जो हम यूज करते हैं लेसन प्लान में, जैसे कि गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन, समराइज। ठीक है, इसके अलावा हम और भी बहुत सी चीजें हैं जो यूज करते हैं, पर आपको मेन इंपॉर्टेंट जो हम ज्यादातर मैक्सिमम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, समराइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया और एक्सप्लेन हो गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। डिटेल्स में आपको नहीं पता है तो छोटे मोटे जो एक्टिव वर्ड हैं ये आपको याद करने होंगे, इसको हम यूज करते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा जो होता है एनालिसिस, जो तीसरा लेवल है आपके कॉग्निटिव डोमेन का, ये है आपका एनालिसिस। इसमें हम बहुत से एक्टिव वर्ड हैं जिसमें हम यूज कौन कौन से कर लेते हैं, प्रिंट आउट यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं सेपरेट, हम सब डिवाइड यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट भी यूज करते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये एक्टिव वर्ड आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, हम इसका यूज भी करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, ये चीज आपको सबको पता होना चाहिए। अगला जो है आपका, इसे बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में बहुत से आपके एक्टिव वर्ड हैं जो यूज होते हैं, पर जो मेन मेन क्या है आपका, तो डिजाइन हो गया, क्रिएट हो गया, रीराइट हो गया, कंपाइल हो गया, कैटेगरीज हो गया, ये सब जो है, टेल हो गया, ये मैक्सिमम जो चीजें हम यूज करते हैं लेसन प्लान में। तो आपको याद होना चाहिए, क्या क्या याद होना चाहिए, टेल आपको याद होना चाहिए, डिजाइन आपको याद होना चाहिए, क्रिएट आपको याद होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको रीराइट आपको याद होने चाहिए। ये एक्टिव वर्ड मैक्सिमम यूज करेंगे। ओके, अगला देख लेते हैं कौन सा है। तो जो आपका सेकेंड लास्ट है, नेक्स्ट लास्ट जो आपका है, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन आपको। ओके, इवोल्यूशन में आपका क्या क्या आ जाएगा आपको, इसमें आ जाएगा आपका कंपेयर, कंट्रास्ट और जज। ओके, ये सारे एक्टिव वर्ड इसमें आएंगे, इसको मैक्सिमम यूज करते हैं। कंपेयर वाला जो है इसको मैक्सिमम यूज करते हैं। शायद एक यहाँ पे छूट गया, मैं दोबारा चेक करता हूँ। इवोल्यूशन हो गया हमारा, सिंथेसिस हो गया और एनालिसिस हो गया। यहाँ पे बच्चा हमारा कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन यहाँ पे शायद बच गया हमारा। ठीक है, एप्लीकेशन को देख लेते हैं, कहाँ गया एप्लीकेशन। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी यूज कर लेते हैं, इसमें हम यूज कर लेते हैं यूज, यूज कर लेते हैं सो, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं यूज। तो ये सारे जो एक्टिव वर्ड हैं ये मैक्सिमम यूज कहाँ पे करते हैं, हम इसको करते हैं लेसन प्लान का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको हम एक्टिव वर्ड में यूज कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो नॉलेज में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसको हमने पढ़ा दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, हमने क्या दिया, हमने बस इसको नॉलेज दिया, उसने कोई क्वेश्चन हमसे नहीं किया, जो हमने पढ़ाया उसने मान लिया, तो ये हो गया आपका नॉलेज। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या है। हमने जो उसको पढ़ाया उसको उसने अंडरस्टैंड किया, उसने उसको चीजों को समझा। ओके, हमने वहां पे डिस्क्राइब किया था, और यहाँ पे हमने क्या कर रहे उसको एक्सप्लेन कर रहे। आप इसमें क्या करते हो, अपने लैंग्वेज में इसको चेंज करते हो और सामने वाले को एक्सप्लेन करते हो। उसमें आप बस पढ़ रहे थे, इसमें आप इसको अंडरस्टैंड करते हो और आप इतने काबिल हो जाते हो कि सामने वाले को आप एक्सप्लेन कर सको, यानी कि अपने लैंग्वेज में इसको डिकोड कर देते हो आप। ओके, जबकि एप्लीकेशन में क्या होता है आपका, एप्लीकेशन, हाँ ये रहा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में आप उसको अपने यूज में लेके आते हो। नॉलेज में क्या किया, आपने पढ़ा, कंप्रीहेंशन में क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया। जबकि एप्लीकेशन में क्या करते हो, जो चीज आपने सीखा आप उसको अपने यूज में लेके आते हो। ओके, आपसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अपने यूज में लेके आते हो, तो ये हो गया एप्लीकेशन। जबकि एनालिसिस में क्या करते हो, आप एनालिसिस में जो आपके पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो कोई चीज मेंशन है, जो आपका प्रॉब्लम है आप उसको क्या करते हो, आप उसको ब्रेक करते हो
अब ब्रेक करने के बाद, सेपरेट करने के बाद उसके हर पार्ट को आप स्टडी करते हो, पहचान करते हो, एनालिसिस करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, आप प्रिंट आउट करते हो। ओके, तो ये हो गया आपका एनालिसिस, चीजों को सेपरेट करना और उसके हर पार्ट को स्टडी करना। जबकि सिंथेसिस में क्या करते हैं, जिस चीज को हमने ब्रेक किया था, जिस पार्ट को हमने ब्रेक किया था, उसी पार्ट को हम क्या करेंगे, करेक्ट सीक्वेंस में, यहाँ पे मेंशन आपका करेक्ट सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको अरेंज करेंगे, उसको असेंबल करेंगे। तो ये होता है आपका सिंथेसिस। और लास्ट क्या होता है, इवोल्यूशन। आप इसमें क्या करते हो, कंपेयर करके, आप इसमें कंपेयर करके उस चीजों को क्या करते हो, एक तरह से उसका इवोल्यूट करते हो, उसको जज करते हो आप। तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन। मैंने आपको एक्टिवर बता दिया, मैंने इसके मीनिंग बता दिया कि एक तरह से नॉलेज में क्या होता है, कंप्रिहेंशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, सिंथेसिस में क्या होता है, और उसके बाद इवोल्यूशन में क्या होता है। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे लेसन प्लान के फॉर्मेट पे। तो ये है आपका लेसन प्लान। सभी को दिख रहा है यहाँ पे, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? फटाफट कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। तो सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हमने यहाँ तक अच्छे से सीख लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अभी तक हमने जो मेन चीज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आखिरकार लेसन प्लान होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट हुआ, क्या रिक्वायरमेंट हुआ कि हमें लेसन प्लान की जरूरत पड़ी। रिक्वायरमेंट क्या था कि हम चाहते थे प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को पढ़े, टाइम मैनेजमेंट का फोकस करें, और एक ऐसा मटेरियल हमारे पास जो रिटर्न के फॉर्म में हो। कैसा हो, रिटर्न के फॉर्म में से क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, हम प्रॉपर सीक्वेंस को चीजों से पढ़ेंगे, हमारे पास कंटेंट हमारे पास होगा, और इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ठीक रहे, यानी कि हम इसको अच्छे से परचेस कर सकें या फिर हमें इजीली तरीके से मिल जाए। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रख के हमारे टीचर ने क्या बनाया था, WIM, जिसमें आपका टीचिंग मटेरियल था और आपका लर्निंग मटेरियल था। टीचिंग मटेरियल अपने पर्सनल यूज के लिए, लर्निंग मटेरियल ट्रेनर्स के यूज के लिए। तो जो लेसन प्लान है ये इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया था, किसके यूज के लिए, तो आपके अपने पर्सनल यूज के लिए। और कौन से स्किल में आता है आपका, तो ये आता है आपका कॉग्निटिव स्किल में। अब हम चलते हैं फॉर्मेट पे। तो ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, एडमिशन नंबर, यूनिट कौन सा जहां से आपको कंटेंट मिला हुआ है, लेसन नंबर आपको लिखना होता है, आपका ट्रेड क्या है, आपको अपने ट्रेड का नाम लिखना होता है, और कितने तारीख को आप इसको लिख रहे हो उसको डेट आपको मेंशन करना होता है। और जो आप लेसन प्लान को प्रेजेंट करना चाहते हो उसका टाइमिंग क्या है, आधे घंटे में दोगे प्रेजेंटेशन, 1 घंटे में दोगे, या फिर एक तरह से 40 मिनट, प्रॉपर आपका टाइम आपको दिया जाएगा कि 20 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है। जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा उस टाइमिंग को आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि लेसन प्लान के हमारे 4 स्टेप होते हैं। लेसन प्लान के कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन, और चौथा होता है टेस्ट। तो ये 4 स्टेप होते हैं, इसी को हम यूज करते हैं, लेसन प्लान हो चाहे टीचिंग हो, हम इन 4 स्टेप को यूज करते हैं। ओके, तो जो पहला स्टेप है आपका प्रिपरेशन, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टाइटल। जो आपका कंटेंट मिलेगा उसका जो टाइटल है आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। कुछ भी टाइटल हो सकता है, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि मुझे क्या मिला था और मैंने क्या मेंशन किया था, वो भी मैं आपको लास्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप जो भी आपको कंटेंट मिलेगा उसका आपको टाइटल लिखना है यहाँ पे। ओके, अब देखो, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं जो चीज पढ़ाए, हर किसी को जानने का अधिकार होता है कि जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो सामने वाला उससे क्या सीखेगा, और आज का जो आपका टाइटल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उससे क्या क्या बच्चों को समझाओगे, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लास में बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो क्लास एंड होने के बाद वो क्या क्या चीजों को सीखेंगे, तो जो जो चीजों को सीखेंगे उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और आपको मेंशन करने में ये चीज फोकस करना है, जो पहला शब्द आएगा, जो पहला शब्द आप यहाँ पे लिखोगे क्या होगा, वो होगा आपका एक्टिव वर्ब। भाई एक्टिव वर्ब क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया जस्ट अभी पहले कि कॉग्निटिव डोमेन में हमारे 6 लेवल होते हैं, और 6 लेवल में जो आपके वर्ब आते हैं उसी वर्ब को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जो पहला शब्द आएगा यहाँ पे, जो पहला हम शब्द लिखेंगे वो होगा आपका एक्टिव वर्ब। बाकी जो हमारा कंटेंट उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसे लिखते हैं, तो आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखा मेंशन है, यहाँ पे मेंशन आपका एड्स, यानी क्या, देखो जब आप लेसन प्लान को प्रेजेंट करोगे तो आप उसमें क्या 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 चीजें यूज करोगे, डस्टर यूज करोगे आप उसमें, तो जो जो टीचिंग मटेरियल है आपको उसका मेंशन करना कि आप जब लेसन प्लान पढ़ाओगे, चीजों को प्रेजेंट करोगे,
तो आपने उसमें कौन कौन सा टीचिंग मटेरियल आपने यूज किया, टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज किया, जैसे आपने डस्टर यूज किया, चाकबोर्ड यूज किया, मार्कर यूज किया, आपने वहां पे पोस्टर यूज किया, जो भी मटेरियल आपने यूज किया है आपको क्या करना है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से टीचिंग मटेरियल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, बाकी मैं आपको और बता दूंगा उसके बारे में कैसे क्या लिखते हैं। अब आता है यहाँ पे तीसरा हो गया आपका टीचिंग एड्स हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें होता है 3 चीजें, पर ये जो किताबें हैं, जो नई किताबें, यहाँ पे 2 चीज मेंशन है, जबकि यहाँ पे 3 चीज आता है। कौन कौन सा आता है अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो एक आता है आपका रिव्यू, एक आता है आपका मोटिवेशन, और एक आता है आपका लिंक। जो लिंक इसमें एक तरह से है नहीं इसमें, ठीक है, इस पीडीएफ में आपका है नहीं। रिव्यू में क्या होता है कि जो आपने पिछले क्लास में पढ़ाया था उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था। आपको रिवाइंड कराना होता है कि आपने इससे पहले जो लेक्चर लिया था, जो इससे पहले आपने पीपीटी प्रेजेंट किया था, उसमें आपने क्या पढ़ाया था। ओके, तो जो चीज आपने पढ़ाया था उसको थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना होता है कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था। यहाँ पे मोटिवेशन में क्या है, देखो हमारा मेन फोकस तो ये होता है ना कि जब क्लास में जाए तो बच्चों को मोटिवेट कर दें हम। अगर बच्चे एक बार मोटिवेट हो गए तो जो आप चीज पढ़ाओगे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, और हमें ये चीज को फोकस करना होता है कि उनको हम ऐसे मोटिवेट करें कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसका इमेज उनके दिमाग में सेट हो जाए। तो जो मोटिवेशन में जो पॉइंट हम उनके सामने रखेंगे उसको हम रिलेट किससे करना है, तो हमें करना जो कंटेंट हम उनको पढ़ा रहे हैं ऐसा मोटिवेशन देना, उनको ऐसा मोटिवेट करना है कि जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूं उसकी इमेज एक मोटिवेशन के माध्यम से उनके दिमाग में सेट हो जाए। ओके, तो इस चीज को फोकस रख के आपको एग्जांपल वहां पे चाहे मोटिवेट आपको करना होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या चीज है आपका, जो आपने यहाँ पे पीछे वाली चीज में बताता हूँ, यहाँ पे देखो जो चीज आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए थे। ओके, अगर आपने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट लिए हैं तो आपको 4 पॉइंट वहां पे लिखने हैं। आपको अगर 3 ऑब्जेक्ट लिए आपने 3 पॉइंट लिखना है। फोकस आपको ये करना है कि लेसन प्लान में मिनिमम आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए लेसन प्लान में। जबकि अगर डेमो प्लान है तो आप उसमें 2 भी ले सकते हो, उसमें 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, पर लेसन प्लान में मिनिमम आपको 3 पॉइंट आपको लेने होते हैं। तो जो पॉइंट आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिया है उसी चीज को आपको यहाँ पे लिखना होता है। टॉपिक 1 में अगर 3 लिया तो आप 3 लिखोगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। और उसके बारे में जो चीजें हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखने हैं, बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन करना है। अभी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन करूंगा। स्पोर्ट हिंट्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपने क्या किया, कुछ ऐसे असेंबल दिखा दिया आपने, कुछ सिग्नल दिखा दिया आपने, चाहे कुछ आपने कुछ और दिखा दिया, चार्ट वगैरह दिखाना चाहते हो, चाहे पोस्टर दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चार्ट है चाहे पोस्टर है। तो स्पॉट हिंट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको। ओके, आगे देखते हैं इसके अलावा क्या होता है इसमें। वही चीजें आपका प्रेजेंटेशन में आपका जो भी कंटेंट है आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे और देख लेते हैं। तीसरा जो स्टेप होता है ये होता है आपका एप्लीकेशन। देखो जो पुरानी किताबें हैं उसमें क्या मेंशन है, एप्लीकेशन से पहले आया था समरी, पर जो नई किताबें आई है निमिक, उसमें क्या है कि आपका एप्लीकेशन पहले आ गया और समरी क्या उसके बाद में आया है। तो हम फोकस कर लेते हैं, देख लेना कि आपके इंस्टीट्यूट में पहले जो फॉर्मेट आपको मिलेगा, जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको फॉर्मेट देगा, उसमें देख लेना आप कि स्टार्टिंग में क्या एप्लीकेशन है या फिर समरी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, चीजों को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिया था, ओके, जो आपने वहां पे 4 ऑब्जेक्टिव लिए थे तो आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपने वहां पे 3 ऑब्जेक्टिव लिया है तो आपको 3 लिखना है। आपको फोकस ये करना है कि जितने आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उतने ही आपके एप्लीकेशन में उतने ही पॉइंट आपके आएंगे। इसको फोकस करना है। ठीक है, जितने आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पर जो क्वेश्चन बनता है आपका उस पर लिखना। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपने लिखा यहाँ पे देखो, दिखाता हूं मैं दोबारा। आपने जो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव लिया, जो आपका कंटेंट है, इसी से रिलेटेड आपको पहला क्वेश्चन वहां पे डेवलप करना है। यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस पे आपको एक क्वेश्चन बनाना है, वहां पे पूछना है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव उस पे आपको क्वेश्चन बनाना है और पूछना है। और जो चौथा आपका ऑब्जेक्टिव उस पे आपको क्वेश्चन बनाना है और पूछने हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ लिखने हैं, तो आपको ये लिखने हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में क्या करते हो आप, इसमें प्रैक्टिस कराते हो। ठीक है, अभी मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि लेसन प्लान को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आज की क्लास में आपको बता रहा हूँ कि लेसन प्लान को बनाते कैसे हैं। तो जो आपके पास 4 कंटेंट थे, जो 4 ऑब्जेक्टिव थे, हर अब जो आपको क्या करना है, हर ऑब्जेक्टिव पे एक क्वेश्चन को डेवलप करना है और यहाँ पे चीजों को लिखना है। ठीक है, समरी में क्या है
कि जो आपके 4 ऑब्जेक्टिव थे उनको क्या करना है, ब्रीफ में आपको समराइज करना होता है। जैसे कि 4 आपने ऑब्जेक्टिव लिया, उसी चीज को आपको समराइज करना होता है छोटे थोड़े से टाइम में आपको, यानी एक तरह से इसको बोल सकते हैं रिवीजन कराना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रिवीजन कराना या फिर प्रैक्टिस कराना। ये हो गया आपका समरी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आपका टेस्ट या फिर असाइनमेंट। तो जो कंटेंट आपने पढ़ाया, ओके, तो देखो टेस्ट में जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन में 4 आपने प्रैक्टिस कराया तो आप टेस्ट में 4 क्वेश्चन दोगे, बिल्कुल भी नहीं। पर आपको ये चीज फोकस करना है कि जितने आपने ऑब्जेक्टिव लिया है उतने आपके एप्लीकेशन में क्वेश्चन होना चाहिए। टेस्ट में क्वेश्चन आपका 2 हो 3 हो चलेगा, ओके, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 भी क्वेश्चन हो सकते हैं और 5 भी हो सकता है। कुछ भी क्वेश्चन बना के आप यहाँ पे दे सकते हो। और लास्ट में क्या है, नेक्स्ट लेसन में यानी कि अगले क्लास में जो चीज आप पढ़ाओगे आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये छोटा सा फॉर्मेट था, थोड़ा सा और मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ ये भी आपके निमी की किताब के अकॉर्डिंग है, और उसका जो मैं अगला फॉर्मेट दिखाऊंगा वो एनएसटीआई देहरादून के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो सेम आपको वही है, आपने यहाँ पे नाम लिखा, एडमिशन नंबर, उसके बाद यूनिट नंबर, लेसन प्लान, ट्रेड डेट और टाइम आपने यहाँ पे लिख दिया। प्रिपरेशन में आपको एक टाइम, एक आपको टाइटल मिलेगा, उस टाइटल को आपका मेंशन यहाँ पे करना, कुछ भी आपका टाइटल वहां पे हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, जो आपको टाइटल मिला है उससे आप क्या समझा सकते हो, क्या चीज आप बस समझे सामने वाले का, आपका क्या उद्देश्य है समझाने का। तो जो चीज है आपको उसको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ पे आप मिनिमम 3 ले सकते हो और मैक्सिमम 5 ले सकते हो। ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ये मिनिमम आपके 3 होने ही चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया कि कौन कौन से एक्टिव वर्ब हम यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान से फोकस करो। जो पहला हम शब्द यूज करते हैं कैसा होना चाहिए, एक्टिव वर्ब। डिफाइन मैंने पढ़ाया, ये आपका एक्टिव वर्ब हो गया। टेल मैंने बताया ये क्या आपका एक्टिव वर्ब है। स्टेट क्या है, ये भी आपका एक्टिव वर्ब है। स्टेट क्या आपका, ये भी आपका क्या है, एक्टिव वर्ब है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए। बाकी जो आपका टाइटल मिला हुआ उसी के आगे का हम सामने हमें लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, जो भी चीज है हम आगे मेंशन करेंगे। उसके बाद टीचिंग एड के बारे में फोकस करते हैं। टीचिंग एड्स में क्या होगा, तो व्हाइट बोर्ड आप यूज कर रहे हो उसके बारे में मेंशन कर दे कि व्हाइट बोर्ड में यूज कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन में, मार्कर मैंने यूज कर रहा हूँ, डस्टर है, वॉल चार्ट है, इंफॉर्मेशन सीट है, पॉइंटर है, अगर स्मार्ट प्रोजेक्टर है, चाहे पीपीटी, जो भी चीज है आपका उसको आप लिख सकते हो टीचिंग एड्स में, जो जो आप यूज करना चाहते हो। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है कि रिव्यू, कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ाया था उस चीज के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ मैंने पिछले क्लास में ये चीज पढ़ाया था। और मोटिवेशन में क्या है, मोटिवेशन में आपका ये चीज है कि आप जो पढ़ाना चाहोगे, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हो या फिर उसको आपको क्या करना है, जो आप पढ़ा रहे हो, तो आप मोटिवेशन स्पीच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आज जो कंटेंट आप चीजों को प्रेजेंट करें उस चीज से रिलेटेड हो, चाहे उस चीज को उसमें एसोसिएट कर दो, चीजों को कनेक्ट कर दो। अगर आपने इस मोटिवेशन में जो स्पीच आप दे रहे हो उसमें आपने उस कंटेंट को अगर शामिल कर लिया, चीजों को एसोसिएट कर दिया, तो जो चीज आप बताओगे, जैसे मोटिवेट करोगे, उसका इमेज क्या होगा, ट्रेनिंग्स के फोटो दिमाग में सेट हो जाएगा और चीजों को अच्छे से समझना स्टार्ट कर देगा वो। तो ये हो गया आपका मोटिवेशन। जबकि अगले स्टेप में देख लेते हैं अब मोटिवेशन के बाद क्या है। तो मोटिवेशन के बाद आपका प्रेजेंटेशन है। ओके, यहाँ पे देखो डेफिनेशन हो गया, पार्ट्स ऑफ वर्नियर हाइट गेज हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, वर्नियर गेज का आपका हाइट है, यहाँ पे क्या पार्ट्स ऑफ वर्नियर गेज है आपका, कंस्ट्रक्शन है, फंक्शन है। तो जो जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया है उसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे स्टार्टिंग जो एक्टिव वर्ड है या तो इनको छोड़ दो, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो पार्ट ऑफ वर्नियर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, और यहाँ पे फंक्शन जो फीचर्स हैं हमें क्या करना है, जो 4 आपने वहां पे पॉइंट लिया है तो 4 पॉइंट को आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे वहां पे डेफिनेशन था तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज लिख दिया, तीसरा था कंस्ट्रक्शन, चौथा था आपका फंक्शन। तो चारों के बारे में आपको लिखना होगा। डेफिनेशन जो भी आपका बनता है, जो कंटेंट आपको मिला है उसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर पार्ट्स है तो उसके पार्ट जो भी आपको लिख देना है। आपने क्या यूज किया, चार्ट यूज किया, मॉडल दिखा रहे हो आप वहां पे, चाहे कोई सिंबल दिखा रहे हो, तो जो चीज आप दिखा रहे हो उसको यहाँ पे आपको उसके बारे में यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट था ऑब्जेक्टिव में, जो हमारा तीसरा पॉइंट था उसमें क्या था, कंस्ट्रक्शन। तो आपने कंस्ट्रक्शन लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद चौथा क्या था, फंक्शन, तो आपने फंक्शन लिख दिया। तो कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे बना है आपका
कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मेंशन कर देना है, फंक्शन उसके जो भी है उसके बारे में मेंशन कर देना है। अगर आप कुछ यूज नहीं करने हैं तो आपको डब्ल्यू स्लाइड आपका भी आपको यूज कर देना स्लैश करके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराते हैं। एक्सप्लेन कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो हमारा पहला क्या था, हमारा पहला ये था कि यहाँ पे देखो, देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं पीछे, यहाँ पे देखो, जो हमने 4 पॉइंट बनाए थे यहाँ पे, जो हमने 4 टाइटल यहाँ पे, जो हमने 4 ऑब्जेक्टिव बनाए थे। पहले ऑब्जेक्टिव से पहला क्वेश्चन बनेगा, दूसरे ऑब्जेक्टिव से दूसरा क्वेश्चन, तीसरे ऑब्जेक्टिव से तीसरा क्वेश्चन, चौथे ऑब्जेक्टिव से चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा, ओके, यानी कि व्हाट इज द आपका वर्नियर गेज, वर्नियर गेज क्या है, तो आप यहाँ से पहला क्वेश्चन बना सकते हो, यानी कि इसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसी से रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन बनाया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे एक्टिव वर्ब यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन। क्या आएगा आपका क्वेश्चन, ओके। समझ में आ रहा सभी को, आगे देखते हैं। उसके बाद आपका समराइज, ओके, जो भी आपका चीज है, जो कंटेंट आपने पढ़ाया, जो आपका टाइटल था, उसको क्या करना, ब्रीफ में आपको समराइज यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे क्या है, टेस्ट। टेस्ट में क्या है, जो कंटेंट आपने पढ़ाया उस कंटेंट से क्वेश्चन आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर आपके मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन होने चाहिए। कोई फिक्स नहीं है कि 4 अगर आपके ऑब्जेक्टिव थे तो 4 ही आपके यहाँ पे टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नहीं। आपके क्वेश्चन आपके 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ओके। देखो अंतर क्या है, आप एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कराते हो, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे से प्रैक्टिस कराते हो, आपस में उनसे डिस्कशन करा के, आपस में उनसे क्वेश्चनिंग करके आप उनसे प्रैक्टिस कराते हो। पर टेस्ट में क्या होता है, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, आप यहाँ पे जवाब नहीं देते हो, जबकि एप्लीकेशन में आप क्वेश्चन भी पूछते हो, आप उनसे को जवाब भी देते हो, प्रैक्टिस भी कराते हो, उनको गाइड भी करते हो। पर टेस्ट में बस आप उनको क्वेश्चन पूछते हो, आप उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करते, गाइड नहीं करते हो आप, ओके। इस चीज को फोकस करना आपको। यहाँ पे क्या आपका नेक्स्ट लेसन, यानी कि अगले क्लास में आप क्या पढ़ाओगे, तो ये चीज आपको मेंशन करना होता है यहाँ पे। तो ये चीज था। अब मैं बताऊं कि हमें जो टॉपिक मिला था, तो मैंने इसको कैसे कवर किया था और कैसे प्रेजेंट किया था, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो और कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मेरी ब्रांच है, मेरा जो ट्रेड है, ये हमारा मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। मेरी ब्रांच कौन से, इलेक्ट्रिकल। तो उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा लेसन प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लेसन प्लान का फॉर्मेट वही चीज है, आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। पहला आपको वही नाम लिख दिया आपने, एडमिशन नंबर लिख दिया आपने, ओके। यहाँ पे यूनिट नंबर कौन सा है, लेसन नंबर कौन सा आपका, उसके बाद ट्रेड क्या है, डेट क्या है, और कितने टाइम में आप प्रेजेंट करोगे। 20 मिनट का टाइमिंग है, 30 मिनट का टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद क्या करना आपका, जो हमारा इसके बाद पहला स्टेप आता है, क्या आता है आपका, प्रिपरेशन का, ओके। जो पहला स्टेप होता है, ये होता है हमारा प्रिपरेशन का। और प्रिपरेशन में पहला क्या आएगा, यहाँ पे देखो, तो पहला है हमारा टाइटल। तो टाइटल यहाँ पे क्या मिला हुआ, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और नेम ऑफ पार्ट्स एंड, और क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर जो है उसका डेफिनेशन आपको बताना है, प्रिंसिपल बताना है, उसके कौन कौन से पार्ट है, इसके अलावा उसके जो वर्किंग प्रोसेस है, इस चीज को आपको क्या करना है, चीजों को डिफाइन करना है, चीजों को बताना है। तो ये मेरा क्या है, टाइटल। ये आपको जब लेसन प्लान होगा तो ऐसा टाइटल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आप टाइटल आपको मिल गया, तो क्लास में आप उसको पढ़ाओगे, तो पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या समझ में आएगा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस ऑब्जेक्टिव को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना होता है। और ऑब्जेक्टिव का जो पहला वर्ड है आपका, जो पहला शब्द है, ये कैसा होगा, ये होगा आपका एक्टिव वर्ब। कैसा होगा, तो ये होगा आपका एक्टिव वर्ब। यहाँ पे देखो, डिफाइन एक्टिव वर्ब है, डिस्क्राइब एक्टिव वर्ब है, टेल क्या है, एक्टिवर है, और एक्सप्लेन क्या आपका एक्टिवर है। मैंने 4 यहाँ पे अलग अलग क्या किया, एक्टिवर की यूज किया है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्टिव बनाया। मैंने क्या बना दिया, डिफाइन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर को आपको डिफाइन करना है। जो दूसरा यहाँ पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसको हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करूंगा। तीसरा क्या है, नेम ऑफ पार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आपका, टेल द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के क्या जो नेम जो पार्ट है, उसको उसके पार्ट के नाम के बारे में बताता है कि डीसी जनरेटर जो है उसके कौन कौन से पार्ट है, उनका नाम क्या है, ओके। तो जो तीसरा, इससे मैंने क्या किया, तीसरा ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बना लिया। और चौथा क्या है यहाँ पे,
तो लास्ट में आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो मैंने क्या किया, यहां से भी क्या किया, मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया। ऑब्जेक्टिव क्या बनाया मैंने, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। पहला वर्ड मैंने एक्टिव यूज किया, बाकी जो ये चीज था इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, यानी कि वर्किंग ऑफ द डीसी जनरेटर। तो ये मैंने क्या किया, 4 ऑब्जेक्टिव मैंने बना लिए यहाँ पे। इस चीज को मैं क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करूंगा। ओके, समझ में सभी को आ रहा है ना, तो मैसेज कर दिया करो, बोर तो नहीं हो रहा है कोई। तो जब इसके बाद जो मेरा प्रेजेंटेशन का जो पॉइंट आएगा, तो ये जो मेरे ऑब्जेक्टिव है इसी को मेंशन करूंगा। जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर में वहां पे मेंशन करूंगा, पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर में मेंशन करूंगा, और मैं मेंशन क्या करूंगा, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा जो नंबर पे आता है आपका टीचिंग एड्स, कि जो आप पढ़ा रहे हो। ओके, यानी कि प्रॉपर टाइम द प्रॉपर ड्यूरेशन, यानी कि आपने क्या किया, जब पढ़ा रहे हो तो प्रॉपर टाइम पे अपने कौन कौन से टीचिंग एड्स आपने यूज किया, तो उसका जो नाम होता है आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड हमने यूज किया, डस्टर यूज किया, उसके बाद मार्कर यूज किया, चार्ट मैंने यूज किया, इंफॉर्मेशन शीट यूज किया, पॉइंटर यूज किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो ओवर प्रोजेक्टर यूज किया, स्मार्ट प्रोजेक्टर यूज किया। जो जो आपने टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स आपने यूज किया, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, कि रिव्यू, कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ाया था, पिछले क्लास में जो चीज आपने पढ़ाया था उसके बारे में मेंशन ये कर देना आपको, कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद लिंक, यानी जो पिछले क्लास में आपने पढ़ाया था उस चीज को आज के टॉपिक से क्या कर देना है, लिंक, कनेक्ट कर देना। यानी कि पिछले पिछले क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था और आज क्लास में मैं ये आपको ये पढ़ाऊंगा, यानी लिंक क्या कर देना, जो टॉपिक आज पढ़ाओगे आप, आज जो टॉपिक आप पढ़ाओगे उसको आपको लिंक कर देना है। किसके साथ लिंक करना है, पिछले क्लास में, कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था और आज क्लास में आपको ये पढ़ाऊंगा। तो जो भी आपका टाइटल, आपको यहाँ पे चीजें लिख देना है, ठीक है, लिंक में। जबकि मोटिवेशन में क्या होगा, मोटिवेशन फंक्शन ऑफ द टीचर इन, यानी मोटिवेशन क्लास में क्या होता है, कि आप यहाँ पे क्या करते हो, बच्चों को मोटिवेट करते हो। फोकस दोबारा करो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये, कि जो तीसरा पॉइंट है मोटिवेशन का, आप बच्चों को मोटिवेट करते हो। और मोटिवेट करने में आप वही स्पीच आप यूज करते हो जो आप यहाँ पे कंटेंट पढ़ाने वाले हो, यानी कि जो आपका स्पीच है, जो आप मोटिवेट कर रहे हो, आपका मोटिवेशन उसी चीज को एसोसिएट करके होना चाहिए। उस मोटिवेशन को जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो उसके साथ एसोसिएट कर दो। अगर आपने एसोसिएट कर दिया, चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो जो चीज आप पढ़ाओगे उसकी इमेज जो है उनके दिमाग पे सेट हो जाएगी। अगर एक बार इमेज सेट होगी तो वह उसको कभी नहीं भूलेगा और अच्छे से सीखेगा। तो मोटिवेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, आगे देखते हैं अगले में क्या करेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का जो स्टेप होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि जो आपका सारा कंटेंट है, सारा कंटेंट आप प्रेजेंटेशन में ही प्रेजेंट करते हो। तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। ओके, अब देखो प्रेजेंटेशन में आपका ऐसा सीट, आपका सीट बना होगा, उस सीट में आपको ऐसा चीज को मेंशन करना होता है। पहला 60 नंबर होता है, फिर होता है आपका टॉपिक, फिर होता है इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स, और चौथा होता है आपका हिंट्स। ओके, टॉपिक में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, कि जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिया था, 4 ऑब्जेक्टिव अगर मैं लूंगा तो 4 मेरे वहां पे क्या होंगे, 4 मेरे वहां पे टॉपिक होंगे। अगर मेरे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव हैं तो वहां पे मेरे 3 टॉपिक होंगे। मिनिमम आपके 3 टॉपिक होने चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या आपका डेफिनेशन, डिफाइन डीसी जनरेटर, मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख दूंगा डेफिनेशन ऑफ डीसी जनरेटर, या फिर लिख दूंगा वहां पे डेफिनेशन, एक वर्ड में कुछ भी यूज कर सकता हूँ। दूसरे टॉपिक में मैंने क्या लिख दिया वहां पे, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तीसरे पॉइंट में मैंने क्या लिख दिया, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख दिया मैंने, वर्किंग प्रोसेस ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, तो ये 4 पॉइंट से जो मेरे ऑब्जेक्टिव से निकल के आए थे, यानी डेफिनेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर हो गया, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर हो गया, वर्किंग ऑफ द डीसी जनरेटर हो गया। तो ये 4 टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, इसके बारे में डिफाइन कर देना है, कि जो हमारा डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, वो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो भी आपके डेफिनेशन होगा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना छोटा सा। उसका अगर प्रिंसिपल के बारे में बात करें, तो जो हमारा डीसी जनरेटर होता है फ्राडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पे काम करता है। यानी क्या करता है,
ये होता है आपका डायनेमिकली इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे ऑपरेट होता है वो। तो जो भी चीज है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे क्या मेंशन है, पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के जो भी पार्ट्स हैं आपको उनके नाम यहाँ पे लिख देने होंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया कि डीसी जनरेटर दो भाग में मैंने डिवाइड कर दिया। एक ऐसा स्टेशनरी था जो एक तरह से फिक्स था, जो रोटेट नहीं कर रहा था, और दूसरा था रोटेटिंग। तो जो स्टेशनरी में जो नाम आएंगे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो जो आपके रोटेटिंग के जो पार्ट होंगे उनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद क्या, वर्किंग ऑफ द डीसी जनरेटर। तो हर पता होना चाहिए आपको कि जो आपके मशीनें हैं, तीन चीज रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा होता है मोशन। मैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बता रहा हूँ। तो इन्हीं चीज को रिलेट करके जो स्टोरी बनता है, वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वर्किंग जो प्रोसेस आपको लिख देना है आगे डिटेल से। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इन तीनों का यूज करके कैसे वर्किंग करता है वो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चीजों को लिख देना है। अगर आपने कोई चार्ट बनाया कि कैसे वर्क करता है तो आप चार्ट यहाँ पे दिखा सकते हो। आपने भी चार्ट बनाया, चार्ट दिखा सकते हो। ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो आप नो चाहे ऐसे कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकती है। कुछ भी आप स्पॉट हिंट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिंट दे सकते हो। पर फोकस आपको ये करना है कि जितने आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वहां पे, उतने आपके यहाँ पे टॉपिक होने चाहिए। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। अगला जो है, जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो हम वहां पे कुछ रूल्स नियम यूज करते हैं, और ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये रूल्स जल्दी आपको समझ में नहीं आता है करना क्या होता है, और ये आप गलतियां कर देते हो। ठीक है। ये जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, कहीं किताब में मेंशन नहीं है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो हमारे टीचर थे, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने बताया था कुछ स्पेशल है आपको, तो मैं चाहता हूँ कुछ स्पेशल तरीके से आपको सिखाया जाए। तो जो आपका पहला क्या होता है, प्रेजेंटेशन में हम तीन नियम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ तीन रूल्स हम यूज करते हैं। तो उस रूल्स के बारे में अगर आपको पता चल गया, बाकी मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम वहां पे तीन रूल्स हम यूज कर देते हैं प्रेजेंटेशन में। पहला क्या होता है, डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन। यानी क्या करते हैं, हम प्रेजेंट जब करते हैं तो पहले हम उनको बताएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे, और बताने के बाद हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, यानी हम उनसे डिस्कशन करेंगे, हमसे उनसे प्रश्न पूछेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे, और बताने के बाद हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, हम उनसे डिस्कशन करेंगे। ये होता है फर्स्ट स्टेप आपका प्रेजेंटेशन में। जबकि हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम उसमें, तो दूसरा स्टेप करते हैं हम उसमें, हम उनको पहले दिखाते हैं। ठीक है, हम उन्हें पहले वहां पे दिखाएंगे इमेज वगैरह। अगर हमने पीपीटी बना रखा तो उसको हम शो, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इलुस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। ओके, यानी कि पहले जो हमने पीपीटी बना रखा है, पहले हमने क्या किया था, हमने ओरली यहाँ पे बताया, और प्रश्न हमने पूछ लिया। यानी जो कंटेंट हमने पीपीटी इसमें लिखा था, लेसन प्लान के जो हमारे पास फॉर्मेट है, पहले हम उसको दिखाएंगे, फिर प्रश्न को पूछ लेंगे। उसके बाद अगर हमें पीपीटी हमने बना रखा है, हमने अगर कोई मॉडल बना रखा, हमने कोई चार्ट बना रखा है, तो पहले हम चार्ट दिखाएंगे, और दिखाते दिखाते हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। समझो, पहले हमने बताया नॉर्मली, फिर हमने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद हमने पीपीटी बनाया है, चार्ट बनाया है, मॉडल बनाया, कुछ भी अगर हमने बनाया है तो उसको हम दिखाएंगे, और दिखाने के साथ साथ हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, पहले उनसे क्वेश्चन कर लेंगे प्रेजेंटेशन में ही, और क्वेश्चन करते करते हम लास्ट में क्वेरी भी कर लेंगे। जो प्रश्न ने पूछा उस प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे उनको। ओके, प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों का हम उत्तर भी देंगे। पहले उनसे पूछेंगे फिर जवाब देंगे। देखो, पहले हमने बताया, फिर प्रश्न पूछा, हमने दिखाया, फिर हमने बताया, फिर हमने क्वेश्चन किया, फिर हमने जो हमने प्रश्न किया उसको हमने उत्तर भी दिया। तो ये हमारे तीन स्टेप हैं। ये जो तीन रूल्स हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ जब जब हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, जब हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो हम कुछ वहां पे स्टेज फॉलो करते हैं, और ये स्टेज आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका आस्क, दूसरा है पॉज, तीसरा है कॉल, चौथा है लिसन, पांचवा है रिस्पॉन्स, छठा है रिपीट। कभी कभी आपको रिस्पॉन्स की जगह फीडबैक आपको यहाँ पे मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 6 स्टेप होते हैं। जब आप उनसे क्वेश्चनिंग करोगे, जब आप उनसे प्रश्न पूछोगे, तो आप 6 स्टेप आप यूज करोगे पहले। मतलब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पहला आएगा आपका आस्क। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, और ये क्वेश्चन जो होगा पूरे क्लास के लिए होगा, आप यहाँ पे किसी का नाम नहीं लोगे। ओके, उसके बाद क्या करोगे, पॉज, यानी कि थोड़ा सा स्टॉप लोगे। यार स्टॉप क्यों लेंगे, तो यार जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे अपने ट्रेनिंग से, तो उनको सोचने समझने के लिए आपको टाइम देना होगा ना। तो आपने क्या किया, 2-4 सेकंड आपने अपने पॉज ले लिया, स्टॉप किया, फिर आपने क्या किया, कॉल।
यहाँ पे आप किसी का नाम नहीं लोगे, पर जब आपका कॉल आएगा तो आप यहाँ पे नाम लोगे। ओके, आपने क्या किया, तीसरे स्टेप में किसी टेनिस का नाम लिया, जब उसको स्टैंड अप किया, आप इसका जवाब दो। ओके, तो जब वो आपको जवाब देगा कॉल में, तो आप उसकी बातों को सुनोगे, लिसन करोगे। आपको यहाँ पे बीच में कुछ नहीं बोलना, अगर वो गलत भी बता रहा सही बता रहा, आपको उसकी बातों को सुनना है। जब तक उसकी बातें पूरी कंप्लीट ना हो जाए, आपको बीच में कुछ बोलना नहीं है। आपको प्रॉपर उसके बातों को सुनना है। सुनने के बाद आपको देखना है, अगर लास्ट में आपने उसने गलत बताया, तो आपको सुनने के बाद लास्ट में बताना है कि आपने ये चीज गलत बताया, चाहे आपका 90% सही था, 10% गलती था। तो जब आपने ये चीज उसको बताया, तो आप उसको रिस्पॉन्स के देखोगे कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो दोबारा बताना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देखते हो, क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद आप चीजों को दोबारा रिपीट करते हो और उससे कहते हो कि मेरे बातों को दोबारा ध्यान से सुनो। ओके, आप चीज को दोबारा रिपीट करते हो। तो ये चीज आपके 6 स्टेप होते हैं क्वेश्चनिंग में, जिसको हम यूज करते हैं। इसमें पूछते हो, इसमें पॉज लेते हो, फिर दोबारा किसी का नाम लेते हो, फिर उसके बातों को सुनते हो, फिर रिस्पॉन्स देखते हो और देते हो, फिर दोबारा आप रिपीट करते हो क्वेश्चन को। तो ये 6 स्टेप है जिसको हम क्वेश्चनिंग में यूज करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, यहाँ पे चलते हैं। मैंने क्या बताया देखो, कुछ किताबों में चाहे कुछ एनएसटीआई में क्या है, जो समराइज, जो समरी का जो तीसरा पॉइंट है, कुछ एनएसटीआई में क्या होता है कि समराइज में क्वेश्चनिंग के फॉर्म में पूछा जाता है, कुछ एनएसटीआई में क्या होता है, समराइज किया जाता है। तो आप देख लेना कि आपके इंस्टीट्यूट जो है वहां पे समराइजिंग में कैसे कराया जाता है। एनएसटीआई देहरादून में समराइजिंग में क्या होता है, क्वेश्चनिंग के माध्यम से किया जाता है। जबकि बाकी एनएसटीआई में क्या होता है, आपको जो डेफिनेशन आप पढ़ा रहे हो, जो आपको कंटेंट मिला हुआ है, जो आपको टाइटल मिला हुआ है, उसी को आप समराइज करते हो। तो मैंने आपको दोनों यहाँ पे सामने दिखा दिया कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या है कैसा नहीं है, मुझे तो नहीं पता। एनएसटीआई देहरादून में जो था मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपने 4 कंटेंट बनाए थे, जो 4 अपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, हर ऑब्जेक्टिव से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। पहला मेरा क्या था कि डीसी जनरेटर वहां पे था, डीसी जनरेटर को डिफाइन करना, एक तरह से डिफाइन करना। तो मैंने वहां से क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या है। दूसरा वहां पे क्या था कि डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल के बारे में बताना था वहां पे। तो यहाँ पे आपको वही दे दिया कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। तीसरा मैंने क्या था वहां पे, डीसी जनरेटर के जो पार्ट्स थे, मैंने इसको क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि जो मेन पार्ट्स है डिसीजनेटर के क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। चौथा क्या है कि डिसीजनेटर के वर्क क्या है, काम कैसे करता है। तो जो 4 मैंने ऑब्जेक्टिव लिए थे, उसी से मैंने क्या किया, 4 क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर लिया और उसी चीज को मैं वहां पे क्वेश्चनिंग करूंगा उनसे। ठीक है, मैं उनसे क्या करूंगा, क्वेश्चनिंग करूंगा। ओके, तो यहाँ पे फोकस करो, मैं स्टेज देहरादून के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगर 4 क्वेश्चन आपने बनाए, तो आप इसमें क्वेश्चनिंग करोगे। आपको फोकस ये करना है, आपने जब क्वेश्चनिंग कर लिया, तो आप उनके रिस्पॉन्स को देखोगे। 4 क्वेश्चन आप पूछ लोगे, ठीक है। अब आप उसको रिस्पॉन्स को देखोगे। अगर अब आपने देखा कि जो कंटेंट आपने पढ़ाया, जो आपने क्वेश्चन किया, उनको एक तरह से 90% आ गया समझ में, यानी कि 90% सही जवाब दे रहे हैं, तो आपको दोबारा क्या करना है, समराइज करना है। ठीक है, ध्यान से समझो, एक बार समझ के तो चीजों आप गलती नहीं करोगे। आपने जो यहाँ पे क्वेश्चनिंग किया समराइजिंग में, ये ना स्टेज देहरादून के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो आपने यहाँ पे क्वेश्चनिंग किया, अगर उन्हें 90% सही बताया, तो आपको जो चीजें दोबारा आपको क्या करना है, समराइज करना है। अगर उनको 50% समझ में आया, 40% समझ में आया, तो आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करना है पूरे 4 को अच्छे से। उसके बाद अगर आपने 4 क्वेश्चन किया, अगर उनको गुल हो गया, कुछ भी नहीं आया, ये 5% समझ में आया, 95% को समझ में ही नहीं आया, तो आप क्या करोगे, दोबारा से आप प्रेजेंटेशन दोगे, दोबारा से उनका जो ये चीज बताया था आपने, ये चीज जो आपने बताया था, ये इसको आपको दोबारा प्रेजेंट करना। अगर उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो फिर समराइजिंग से काम नहीं चलेगा। बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह में। बाकी आईटीआई में क्या, सॉरी, एनएसटीआई में क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। और क्या होता है, जो आपको टॉपिक मिला हुआ था, जो टाइटल मिला हुआ था, उसी चीज को आपको क्या करना होता है, समराइज करना होता है। जैसे डेफिनेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजनेटर हो गया, पार्ट ऑफ डिसीजनेटर हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर हो गया। तो इसी चीज को आपको समराइज कर देना। तब बाकी इंस्टीट्यूट में, जैसे एनएसटीआई देहरादून में, तो एक क्वेश्चनिंग के फॉर्म में चीज किया जाता है। तो देख लेना आपके इंस्टीट्यूट में क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो तीसरा स्टेप है हमारा अप्लीकेशन का। अप्लीकेशन में क्या होता है, आप इसमें क्वेश्चनिंग करते हो और उनसे प्रैक्टिस कराते हो। जबकि समराइजिंग में क्या था, बस आप क्वेश्चनिंग कर रहे थे और उनको बता रहे थे। ओके,
आप उनसे प्रैक्टिस नहीं करा रहे थे, पर आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस कराना होता है। जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे समराइजिंग में थे, मैंने स्टाइल देहरादून के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो आपने समराइजिंग में जो क्वेश्चन लिया था, उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में लेके आना है। पर अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अगर आपके अंदर, आपके इंस्टीट्यूट में अगर ये रेगुलेशन, ये रूल्स अगर यूज हो रहे हैं, तो जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, उसी ऑब्जेक्टिव से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन डेवलप करना है। हर ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आपको डेवलप करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेवलप किया हर ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कराना होता है। अब प्रैक्टिस कैसे कराते हो, मान लिया कि आपने एक बच्चे से पूछा डिसीजन जनरेटर क्या होता है, उसने गलत जवाब दिया, तो आप उसको खड़ा करके रखते हो, किसी और बच्चे को खड़ा करते हो, और आप उससे पहले बच्चे से बोलते हो कि आप इसके बात को सुनो और आपको दोबारा जवाब देना है, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को प्रैक्टिस कराते हो। तो ये नियम हम यूज करते हैं एप्लीकेशन में, ओके, यानी क्वेश्चनिंग करते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं इसमें, ओके, यानी कि आपके गाइडेंस में चीज होता है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। तो मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, सबको समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो। आगे देखते हैं अगला क्या है, आप देखो। जो हमारा लास्ट स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट, या फिर हम इसको असाइनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका समराइजिंग है या फिर जो आपका एप्लीकेशन में, तो आपको उतने ही क्वेश्चन रखने हैं जितने आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे स्टार्टिंग में। पर टेस्ट में आपका ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप करोगे, ये आपके कैसे होना चाहिए, जो कंटेंट पढ़ा है उसी चीज से रिलेटेड होने चाहिए, ओके। एप्लीकेशन की तरह हर ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये पूरा कंटेंट पे क्वेश्चन होना चाहिए। पर ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन जो होते हैं, इसके भी कुछ टाइप वगैरह होते हैं, ठीक है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है क्वेश्चन और क्वेश्चनिंग का, पीओटी, इसमें पीओटी सब्जेक्ट में उसी पर आधारित है कि प्रिपरेशन में हमारे अलग क्वेश्चन होते हैं, प्रेजेंटेशन में हमारे अलग क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन में हमारे अलग क्वेश्चन होते हैं। पर ये हमारा टेस्ट है, तो टेस्ट में कैसे क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए आपका असाइनमेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ड्रिल क्वेश्चन होना चाहिए, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन होना चाहिए, प्रो क्वेश्चन होना चाहिए, और स्टिमुलेट क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट में इंक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीज इंक्लूड किया है कि मेंशन द पार्ट ऑफ डिसीजन के जो पार्ट है उसके मेंशन करो, उसके बाद कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा डिसीजनेटर। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को जो इनके अंदर एक तरह से थॉट पैदा करे, उनको स्टिमुलेट करे, उनको कॉम्प्रीहेंशन करे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, टेस्ट में पूछने होते हैं, ओके। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपको कुछ रेफरेंस देने होते हैं कि जो कंटेंट आपने पढ़ाया, उस किताब आपने जो पढ़ाया, इसको आपने कौन से किताब से लिखा इसको, ठीक है। भाई आपने किसने किसी किताब से तो इस कंटेंट को लिखा होगा ना, तो उस किताब का आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। किस राइटर ने लिखा है इस किताब को, उस राइटर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। कौन से पेज पे कंटेंट लिखा हुआ है, तो उस पेज का नाम लिख देना है। अगर आपने किताब से नहीं लिखा है, अगर आपने यूट्यूब से कहीं पढ़ा है, तो उस यूट्यूब का जो लिंक है, उस लिंक को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, चाहे लिंक को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपके रेफरेंस में चीजों को मेंशन करना है। लास्ट में क्या है, नेक्स्ट लेसन, यानी कि अगले क्लास में आप क्या पढ़ाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, वहां पे क्या था, डीसी मोटर था। और अगले क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, डीसी मोटर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो चीज आपको पढ़ाना है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ओके। तो सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ दिन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये जो लेसन प्लान है, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने तो आज आपको फॉर्मेट बताया कि एक्टिव वर्ब जो है, ठीक है, वो कहाँ से आया और उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा जो लेसन प्लान है, क्यों बनाया हमने, आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी, कैसे सीक्वेंस को फॉलो किया, तो ये चीज हमने आज क्लास में पढ़ा था, लेसन प्लान की क्यों जरूरत पड़ी, क्या है। एक और आपको फॉर्मेट दे देता हूँ, देखो ऐसा फॉर्मेट आपके इंस्टीट्यूट से मिलेगा आपको बनाने के लिए, एनएसटीआई देहरादून का फॉर्मेट है। आपको नाम लिख देना है, ट्रेड बैच कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, कौन सी ईयर में है। तो ये आपका फ्रंट पेज रहेगा, और ये आपके अंदर के पेज रहेंगे कि आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपके जो टाइटल मिलेगा, उस टाइटल से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, 4 ऑब्जेक्टिव। मिनिमम आप 3 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो लेसन प्लान में, और डेमो प्लान में मिनिमम आपके 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ओके। और ऑब्जेक्टिव का जो पहला शब्द है आपका, ये आपके एक्टिव वर्ब होने चाहिए। कैसे, एक्टिव वर्ब, लेसन प्लान है तो आपके कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल है उनके एक्टिव होने चाहिए। अगर डेमो प्लान है
तो जो आपका साइकोमोटर स्किल है, उनके जो लेवल है, उनके एक्टिवर वहां पे यूज होने चाहिए। बाकी टीचिंग एड्स में जो जो आपने टीचिंग मटेरियल यूज किया, एड्स यूज किया, उसको मेंशन कर देना है। प्रेजेंट रिव्यू में पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा है उसको मेंशन कर देना है। आज क्लास में जो पढ़ा होगा उसको आपको लिंक कर देना। मोटिवेशन आपको स्पीच यहाँ पे देनी है। प्रेजेंटेशन में जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिया था, उसी ऑब्जेक्टिव को जो मेन कंटेंट आपको टॉपिक में लिख देना है, उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जैसे लिख देना है। और स्पोर्ट हिंट में जो आपने जो सिंबल दिखाया, आपने चार्ट दिखाया, उसको आपको यहाँ पे चीजों को लिख देना है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा यहाँ पे वही चीज है, समराइजिंग, आपको क्वेश्चनिंग, जितने आपके ऑब्जेक्टिव थे उतने आपके क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चनिंग करना है। एप्लीकेशन समराइजिंग बिल्कुल सेम होगा। आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग करोगे और क्वेश्चनिंग के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपको एक्सप्लेन करना है, समराइज करना है, या फिर दोबारा आपको प्रेजेंट करना हो। बच्चों के लिए ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे आपको कैसे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। जबकि एप्लीकेशन में आप एक दूसरे से प्रैक्टिस कराते हो। बच्चों में क्या करते हो, आप प्रैक्टिस कराते हो। टेस्ट में क्या होता है कि आप इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी प्रोबिंग क्वेश्चन हो, स्टिमुलेट क्वेश्चन हो, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हो, पर जरूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन है ये आपके एक तरह से ऑब्जेक्टिव के बराबर ही हो। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर आपके एप्लीकेशन समराइजिंग में आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होना चाहिए। रेफरेंस में आपके, जैसे मैंने बताया कि बुक का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, टॉपिक लेसन नंबर कौन सा है, तो ये चीज आपको मेंशन कर देना। नेक्स्ट लेसन में, पिछले क्लास में आप क्या पढ़ाओगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी मैंने आपको क्या बताया, लेसन प्लान के साथ हम इंफॉर्मेशन सीट यूज करते हैं। और इंफॉर्मेशन सीट किसके लिए होता है, ये आपके ट्रेनिंग्स के लिए होता है। और जब आप प्रेजेंट करोगे उस टाइम पे आप इंस्ट्रक्टर भी हो और आप ट्रेनिंग्स भी हो, तो उस टाइम पे आपके पास लेसन प्लान भी होना चाहिए और आपके पास इंफॉर्मेशन सीट होना चाहिए। सेम आपका इंफॉर्मेशन सीट कुछ अलग नहीं होता, कि जो लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हो उसका जो मेन मेन कंटेंट है, जो मेन मेन बातें हैं, आप क्या कर लेते हो, उसको इन्फॉर्मेशन शीट में नोट डाउन कर लेते हो, चीजों को लिख लेते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका सेम वैसे लिख लिया, जो आपने ऑब्जेक्टिव वहां पे लिखा था उस ऑब्जेक्टिव को लिख लिया। उस ऑब्जेक्टिव के बारे में जितना आपके पास मेन मेन पॉइंट वहां पे था इन्फॉर्मेशन शीट में, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑन स्पॉट में, उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी आपका कुछ भी नहीं होता इन्फॉर्मेशन शीट। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आज क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार थी, कि आखिरकार आपको पता चला कि यार WIM जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया था, लेसन प्लान आखिरकार क्यों आया, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, एक्टिवर जो हम यूज करते हैं इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, और ये जो एक्टिवर है ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन को कहाँ यूज करते हैं, साइकोमोटर डोमेन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या है। पूरा आज मजेदार क्वेश्चन हुआ, ठीक है। वाकई आपको मजा आया होगा। तो जैसा भी आपको सेशन लगा आप लाइक कर सकते हो, जिसको सेशन अच्छा नहीं लगा आप डिसलाइक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि टीचिंग के जो लेवल है उसको हाई लेवल तक ले जाया जाए, ठीक है। जो टीचिंग का जो लेवल है उसको हाई लेवल तक ले जाया जाए, और आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया जाए, और जो मेथड यूज किया जाए बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल मजेदार को एक तरह से तरीका हो, जिसको आप एक बार पढ़ने के बाद आपको वाकई मजा आ जाए। और क्लास, जब भी आप जीपी क्लास में आओ आपको लगे कि हाँ आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा, आज मैं कुछ सीख के जाऊंगी, ठीक है। तो ये थॉट के साथ क्लास में आओ। तो आपसे एक ही है चीज है कि आप चीजों को लाइक करो, और जितने भी ग्रुप्स है जिसमें आप कनेक्टेड हो, ओके, उस ग्रुप में शेयर कर दिया करो। हर चीज शेयर कर दिया करो। देखो क्या होता है, आप हर चीज को एक तरह से स्टेटस पे लगाते हो, पर जो काम की चीज है आप उसको स्टेटस पे नहीं लगाते हो। तो मैं चाहूंगा कि क्लास के लिंक को भी आप एक तरह से क्या किया करो, आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पे लगाया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, मैक्सिमम बच्चों के पास ये मैसेज पहुंचेगा और वो भी क्लास में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं डेमो प्लान भी लेके आऊंगा, और लेसन प्लान को और डेमो प्लान को प्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना फीडबैक जरूर दें। जैसे क्लास दी एंड होगा, आपको क्या करना है, एंड में आपको फीडबैक देना है कि क्लास आपको कैसी लगी। नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जाकर आपको फीडबैक देना है। कोई भी क्वेश्चनिंग है आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। बस ये जब मैं क्लास लूं उस टाइम पे मेरे पास कॉल ना करें, उसके लिए आप कभी मेरे पास कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।